वाह बाबूजी, आप यहाँ मजे से दूध रोटी खा रहे हैं और हम वहाँ एक एक पैसा जोड़कर शहर में रहते हैं। अरे इतनी जायदाद रखकर भी अगर आपके बच्चे शहर में एक एक पाई को तरसते हैं तो फिर क्या फायदा आप लोगों के होने और ना होने का। ऐसा कीजिए बाबूजी, आप बस हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हमें भी इस देहात में लौटकर आना ना पड़े। हम अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था वहीं कर लेंगे। सुजीत अपने पिता रामेश्वर जी से कहता है। रामेश्वर जी बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम्हें गांव आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और बंटवारे की बात कर रहे हो। अचानक से तुम्हें हुआ क्या है और हिस्से की बात कहां से आ गई? और बेटा, मैं तो दूध रोटी खाकर अपना गुजारा कर सकता हूँ, क्या तुम कर पाओगे? तुम्हें तो शहर के व्यंजन पसंद हैं, फिर अपने बाप की दूध रोटी तुम्हारी आंखों में क्यों चुभ रही है? वहीं बैठी सुजीत की माँ सुनंदा जी बोली, सुजीत, तुम्हारी शादी को अभी बस 1 साल हुआ है और अभी से तुम बंटवारे की बात कर रहे हो, जबकि तुम और छोटी बहू अनीता शहर में नौकरी करते हो। फिर भी तुम्हें पैसों की तंगी रहती है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है? उसने तो आज तक कभी ऐसी बात नहीं की। सुजीत बोला, जब आपको पता है कि हम शहर में जॉब करते हैं और कभी कभार बस त्योहार पर ही गांव आते हैं, तो इसका कारण भी आप लोग जानते ही हैं कि अनीता को गांव में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि गांव में हमारा कोई भविष्य भी तो नहीं है। फिर यहाँ रहने का क्या ही मतलब? हाँ, यहाँ आसपास कोई कंपनी होती तो एक बार रहने की सोचते भी, तो जहाँ हम रहते हैं वहीं ठीक है, और यहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं है। आपके लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते ना? रामेश्वर जी बोले, तो हमने कौन सा तुम्हें यहाँ बांध कर रखा है? तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी तो रहे हो। हमने कभी तुमसे 1 पैसे की उम्मीद नहीं की, और तुम शहर में अगर घर लेना चाहते हो तो ले लो, हमने कब रोका है? तुम हमसे क्या चाहते हो? साफ साफ खुलकर कहो। सुजीत बोला, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हम शहर में अपना घर लेकर उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, इसीलिए अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जिससे कि किसी अच्छी कॉलोनी में एक मकान ले सके। सुनंदा जी बोली, लेकिन बेटा, तुम्हारी इस बात का तो ये मतलब हुआ कि हम अपने खेत बेच दें, और इस घर और खेत के हिस्से करने से तो तुम्हारे मकान की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्यों जी, क्या मैं गलत कह रही हूं? सुजीत अपने पिता की तरफ देखने लगा और बोला, मैं कहां कह रहा हूं कि पूरे खेत और मकान बेच दो। मैं तो केवल अपना हिस्सा मांग रहा हूं, और खेती में रखा ही क्या है? जब बाढ़ आती है तो सारी खेती पानी में बह जाती है और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पर वहीं हमारी सैलरी तो कम से कम पक्की है, और खेत में तो कभी कभी जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी वसूली भी नहीं होती है, तो हम अपना नुकसान क्यों करें? रामेश्वर जी बोले, इसका मतलब तुम इस बार इरादा पक्का करके आए हो। वैसे एक बार फिर सोच लो, मेरे अनुभव से तो तुम्हारी सोच गलत है, बाद में तुम्हें कहीं पछताना ना पड़े। मैं पिता हूं, इसलिए बस सुझाव दे रहा हूं। सुजीत बोला, मुझे कुछ नहीं सोचना इस बार, मैं सोचकर ही आया हूं। अगर आप मेरा हिस्सा देने को तैयार हैं तो मैं इस बार वापस जाकर 2 बेडरूम के मकान का एडवांस दे आऊंगा। आप तो बस मेरा हिस्सा दे दीजिए। सुनंदा जी की आंखें भर आई और वो बोली, बेटा, इतने भी कठोर मत बनो कि अपने माता पिता की भावनाओं तक की चिंता ना रहे तुम्हें। वहीं खड़ी सुजीत की पत्नी अनीता बोली, मम्मी जी, भावनाओं से घर नहीं चलता है, और जब बाप बेटा बात कर रहे हैं तो आप बीच में इमोशनल कार्ड क्यों खेल रही हैं? रामेश्वर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम सोच कर ही आए हो तो फिर भाई दूज तक रुक जाओ। तुम्हारी बहन नेहा भी आएगी और तुम्हारा बड़ा भाई संजय भी घर पर ही होगा, तभी सबके सामने इस बात का निर्णय हो जाएगा। और बहू, इस तरह से फिर कभी भी अपनी सास से ऊंची आवाज में बात मत करना, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं। इतना कहकर रामेश्वर जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद भाई दूज पर जब तीनों भाई बहन इकट्ठा हुए तो रामेश्वर जी ने सुजीत की बात को दोहराते हुए कहा, वैसे तो अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों को कुछ भी ना दूं, पर फिर भी अब जन्म दिया है तो जिम्मेदारी तो बनती है। तो हमारी जायदाद के बराबर 4 हिस्से होंगे, जिसमें से तुम दोनों भाई और नेहा का बराबर और एक हिस्सा हमारा होगा, क्योंकि सुजीत अपना हिस्सा भी लेना चाहता है। संजय झट से बोला, पर बाबूजी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। रामेश्वर जी बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं जानता हूं, इसीलिए तो 3 हिस्से अभी एक ही साथ हैं, और जैसे अभी तक चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। और हाँ,
जो बेटा हमारे अंतिम समय तक हमारा साथ देगा, हमारा हिस्सा मरने के बाद उसका हो जाएगा। जहां तक बात रही नेहा की, वो उसका व्यवहार तय करेगा और जब उसे जरूरत पड़ेगी वो हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। और हमारे मरने के बाद अगर वो हिस्सा लेकर उससे कुछ करना चाहे तो वो उसका फैसला होगा। नेहा, तुम अभी अपना हिस्सा लेना चाहती हो तो ले सकती हो। नेहा बोली, नहीं बाबूजी, संजय भैया की तरह मुझे भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इस बात पर सुजीत नाराज हो गया और बोला, वाह बाबूजी, आप तो ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे आपके पास करोड़ों की जायदाद है। अगर इस जमीन के 4 हिस्से होंगे तो क्या उस एक हिस्से से मैं शहर में कोई घर खरीद पाऊंगा? रामेश्वर जी बोले, बेटा, ये मेरी परेशानी नहीं है। हिस्से की बात तुमने की थी, मैंने तो बस अपना फैसला सुनाया। सुजीत बोला, ये कैसा फैसला है? इसका मतलब तो साफ है कि अंत में सारा खेत भाई का ही होगा। दीदी खेत लेंगी नहीं और आप लोग गांव छोड़कर शहर आएंगे नहीं और हमारा यहाँ आकर रहना असंभव है, तो फिर तो आपका हिस्सा वैसे भी भाई को मिल जाएगा ना। रामेश्वर जी बोले, अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो हो नहीं सकता। गांव में रहने का हमारा फैसला है और शहर में रहने का फैसला तुम्हारा है। और जो मैंने निर्णय लिया वो मैंने तुम लोगों को सुना दिया। अब तुम्हें लेना है अपना हिस्सा तो ले सकते हो। अगली बार जब आओगे तब सब लिखा पढ़ी का काम कर देंगे, ठीक है? सोचकर बता देना, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। मेरे मरने के बाद इसी तरह बंटवारा कर लेना, पर मेरे जीते जी तो यही होगा और ये मेरा अटल फैसला है। सुजीत और अनीता नाराज होकर अगले ही दिन शहर लौट आए और फिर बाद में उसने अपने घर पर कभी फोन नहीं किया और न ही त्योहार पर घर जाता, क्योंकि वो जानता था कि जब माता पिता के मरने के बाद ही हिस्सा मिलेगा तो अभी जाकर अपना समय क्यों बर्बाद करना। सुनंदा जी को जब बेटे की याद आती या नेहा को जब भाई की याद आती तो वो लोग फोन करते और संजय और अनीता बस हाँ हूं में जवाब देकर फोन रख देते। धीरे धीरे उन लोगों ने भी उसे फोन करना बंद कर दिया। अब त्योहार पर भी सुजीत परिवार के साथ नहीं होता था। समय बीतने लगा। देखते ही देखते इस बात को 2 साल हो गए। अनीता गर्भवती हुई, जो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चलती है। कोविड नाम की भयंकर बीमारी महामारी के रूप में फैलने लगी। कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी होने लगी, जिसकी वजह से सुजीत की नौकरी भी छूट गई और अनीता तो पहले से ही छुट्टी लेकर घर पर बैठी थी। अनीता बोली, अब हमारे पास कोई चारा नहीं। तुम्हारे बाबूजी तो झुके नहीं, हमें ही झुकना होगा, क्योंकि समय भी हमारे पक्ष में नहीं है। सुजीत ने बहुत हिम्मत करके अपने घर पर फोन किया और माँ से बोला, हेलो माँ, एक खुशखबरी देनी थी, आप दादी बनने वाली हैं। सुनंदा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम इतने बुझे बुझे से क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बेटा, तुम तो हमें भूल ही गए। क्या तुम्हें अपने माता पिता की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं? बाबूजी ने तुम्हारा हिस्सा देने से कब मना किया जो तुम हमें भुलाए बैठे हो? सुजीत बोला, माँ, आप तो जानती हैं शहर की आजकल क्या हालत है। इस बीमारी ने तो किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर अपने अपने घर जा रहे हैं और ऐसे में अनीता की ये हालत समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? सुनंदा जी बोली, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा? क्या तेरे पास घर नहीं है? और चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुजीत बोला, माँ, आप समझ नहीं रही हैं। कैसे कहूं आपसे कि मेरी जॉब छूट गई। सुनंदा जी बोली, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब ऐसे सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और तुम ऐसा करो, बहू को लेकर कल ही गांव आ जाओ। सुजीत बोला, लेकिन माँ। सुनंदा जी बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूं बस उतना करो और सारी चिंता हम पर छोड़ दो। घर आ जाओ, तब बैठकर बात करेंगे, ठीक है? बहू से भी कह देना कि ज्यादा परेशान ना हो, केवल अपना ध्यान रखे, बाकी सब मैं और तुम्हारे बाबूजी संभाल लेंगे। बेटा, बच्चों को भले माँ बाप की भावनाओं की कद्र ना हो, पर माँ बाप अपना फर्ज अंत तक निभाते ही हैं। दूसरे दिन सुजीत पत्नी को लेकर गांव आ गया और अपने माता पिता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी तो रामेश्वर जी बोले,
अरे पागल, अपनों से कहीं क्षमा मांगी जाती है, और वो भी माँ बाप से। और माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते हैं, समझे? मुझे पता था कि तुम शहर की चकाचौंध में गांव की अहमियत भूल गए हो, और समय आने पर तुम्हें इसका एहसास जरूर होगा। पर समय तुम्हें सबक इतनी जल्दी सिखा देगा ये पता नहीं था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, बस बहू का ध्यान रखो। सुनंदा जी बोली, और नहीं तो क्या, यहाँ घर की गाय का शुद्ध दूध, दही और खेत के ताजे फल और सब्जियां बहू खाएगी तो देखना कितनी तंदुरुस्त रहेगी। ये सब कहाँ शहर में मिलता है। फिर भी तू शहर के लिए अपनों को छोड़कर वहां रहना चाहता था, इसीलिए तो 2 साल से हमें भूल कर बैठा था ना। रामेश्वर जी बोले, छोड़ो पुरानी बातों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लोग अपने ही हैं, जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इसलिए बीती बातों को भूल जाओ और खुश रहो। इतना कहकर रामेश्वर जी ने अपनी बाहें फैला दी और सुजीत नम आंखों से पिता के गले लग गया। सुजीत की गांव आने की खबर जब नेहा और संजय को मिली तो वो लोग भी उससे मिलने के लिए आए। बहन तो पास के गांव में ही रहती थी, इसलिए सब मिलने आ गए। वैसे भी छोटे भाई भाभी से मिले हुए उससे काफी वक्त हो गया था। नेहा बोली, बाबूजी, आपकी समझदारी ने परिवार के बिखरे हुए रिश्तों को आज फिर एक साथ जोड़ दिया और हमारे रिश्ते को भी टूटने से बचा लिया। मैं तो सोचती थी मेरा भाई मुझे भूल गया। अगर आपने उस दिन मेरा हिस्सा मुझे दे दिया होता और मैं ले लेती तो किस मुंह से रक्षाबंधन और भाई दूज पर घर आती। और अगर बड़े भैया के लिए हिस्सा छोड़ती तो छोटे भाई के लिए बुरी बन जाती। तो मुझे मेरा हिस्सा कभी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरे दोनों भाई मेरी आंखों जैसे हैं। मैं चाहती हूँ बस सदा दोनों साथ रहें। तभी संजय बोला, सही में बाबूजी, आपने जो फैसला लिया था बिल्कुल सही लिया था। अगर उस समय हमने अपना अपना हिस्सा ले लिया होता तो आज हम इकट्ठे नहीं होते, बल्कि हमारे रिश्ते टुकड़ों में बट जाते। सच कहा है किसी ने, बच्चे अपने हिस्से से मतलब रखते हैं, पर माता पिता तो अपने बच्चों को अपने शरीर का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उन्हें कभी अलग नहीं होने देना चाहते हैं। इसके लिए वो हर जतन करते हैं। तो जो आपने किया उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। समय बीता और बुरा वक्त बीत गया। सुजीत और अनीता अपने बच्चों के साथ गांव से ही ऑनलाइन काम करने लगे। जब स्थिति ठीक हुई तो सुजीत ने पास के शहर में ही किसी कंपनी को ज्वाइन किया। शुक्रवार को आता और रविवार को जाता। इस तरह से उन दोनों को अपनों का महत्व समझ में आया और परिवारों की दूरियां भी खत्म हुई। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।